डियर स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर झारखंड स्पेशल क्लास में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग झारखंड की जनजाति और संथाल जनजाति के बारे में पढ़े थे। आज का क्लास आपका झारखंड की जनजाति सीरीज में थर्ड क्लास है, यानी कि फर्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड की जनजाति का बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना झारखंड की जनजाति से फॉर्म होता है, जैसे कि उसका बेसिक जनजाति है ना कहाँ कहाँ पाई जाती है ना, कौन कौन सी जनजाति है, आदिम जनजाति क्या है, अनुसूचित जनजाति कौन कौन सी है ना, किसको भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है ना, इस सब के बारे में हम लोग जो है सो देखे थे। उसके अलावा जो है सो आपका देखे थे कि प्रजातीय दृष्टिकोण से जो है आपका 32 जनजाति है उसको किसको किस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में कौन सा है, ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति में कौन कौन सा आता है, द्रविड़ में कौन कौन से आता है। उसके अलावा हम लोग जो है सो देखे थे कि आर्थिक या फिर उसके आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग देखे थे कि किस किस में डिवाइड किया गया जनजाति को है ना, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं जीवन निर्वाह के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, उसको डिस्कस किए थे। उसके अलावा हम लोग देखे थे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में जनजाति का क्या स्थिति है ना, कौन कौन सी जनजाति जो है सो पाई जाती है, सर्वाधिक का कौन सा है, कौन सा जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, कौन सा जिला में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, भारत में जो है सो क्या परसेंटेज है। उसके अलावा झारखंड में अनुसूचित जनजाति का क्या जनसंख्या है, प्रतिशत क्या है, आदिम जनजाति का प्रतिशत जनसंख्या क्या है, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे। उसके बाद जो है आपका सेकंड क्लास हुआ था है ना, जिसमें हम लोग संथाल जनजाति के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किए थे। थोड़ा लंबा क्लास था, अप्रॉक्स हमको लगता है 40 मिनट्स के आसपास हम लोग क्लास में संथाल जनजाति के बारे में डिस्कस किए थे, यानी कि वो एक ऐसा क्लास था जिसमें संथाल जनजाति से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उससे आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उराव जनजाति है ना। उराव जनजाति के बारे में आज हम लोग ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे, उराव जनजाति का बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे है ना। उसके अलावा इसका सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे है ना। उसके अलावा जो भी मिसलेनियस है महत्वपूर्ण तथ्य उराव जनजाति से संबंधित वो सब का सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के है ना पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रिजल्ट्स आपको मिलेगा उसको नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए है ना। और उसके बाद देखिए कि आप जो भी जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट या जो भी एग्जाम जिसमें झारखंड पूछा जाता है ना, उसमें आपका क्वेश्चंस यहाँ से आप आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उराव जनजाति। उराव जनजाति में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उराव जनजाति का झारखंड में स्थिति क्या है। समझ गए ना, उराव जनजाति का झारखंड में जो पोजीशन है ना वो दूसरा है, यानी कि जनजातीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में पाई जाने वाली दूसरी सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सा है, उराव जनजाति। यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में है ना, झारखंड में सेकंड पोजीशन है। झारखंड में क्या है, सेकंड पोजीशन है ना। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि पहला पोजीशन किसका है, यानी कि झारखंड में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। देखिए एकदम क्विकली है ना, सब कुछ को ऑब्जर्व करते जाइए, जो भी रिलेट हो रहा है उसको रिलेट कर करके पढ़ना है, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और सब कुछ समझ में भी आते चले जाएगा है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से है ना सेकंड पोजीशन है आपका किसका, उराव जनजाति का। और फर्स्ट पोजीशन अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा फर्स्ट पोजीशन है संथाल का, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे है ना, संथाल जनजाति के बारे में। ठीक है, अब अगर आपका पूछेगा कि भारत में उराव जनजाति का क्या पोजीशन है ना, भारत में है ना उराव जनजाति का क्या पोजीशन है, अगर आपसे पूछता है तब वहां पर जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में उराव जनजाति का जनसंख्या के दृष्टिकोण से फोर्थ पोजीशन
कौन सा पोजीशन है? तो 4th पोजीशन है। ठीक है, भारत 4th पोजीशन है। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भारत में उरांव जनजाति का अगर 4th पोजीशन है तो पहला, दूसरा और तीसरा किसका है? पहला, दूसरा, तीसरा किसका है? तो आपको हम बता दें कि 3rd पोजीशन पे तो आपका संथाल आता है ना, जिसका झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण है। ठीक है, और पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन पे जो है कौन सा जनजाति आता है आपको हम 1st क्लास में भी बताए हैं, 2nd क्लास में भी बताए हैं। तो आप जो है हमको फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि 1st पोजीशन पे कौन सा है, यानी कि भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है 1st पोजीशन पे और 2nd पोजीशन पे। तो आई थिंक सो कि आप लोग सभी को जानते होंगे, तो आप लोग हमें कमेंट में लिख करके बताइए फटाफट, है ना, कि कौन सा जो है आप इसका आंसर होगा। चलिए आई थिंक सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये उरांव जनजाति जो है ना, इसका झारखंड में संकेंद्रण कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो उरांव जनजाति जो है सो आपका मुख्य रूप से जो है आपका रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, और उसके अलावा जो है लातेहार, पलामू, है ना, इस सब एरिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग, रांची, लातेहार, पलामू, ये सब एरिया में जो है सो जिला में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उरांव जनजाति। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो संथाल परगना हो गया, गुमला हो गया, इधर आ जाइए आप, सिमडेगा हो गया, लोहरदगा हो गया, उधर सिंहभूम क्षेत्र आ जाइए, है ना, इन सब क्षेत्रों में भी जो है सो आपका उरांव जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तो आपको रांची, हजारीबाग जो है सो ऑप्शन में मिल जाएगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रजातीय दृष्टिकोण से उरांव जनजाति को कौन से प्रजाति में सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रजातीय दृष्टिकोण से जनजाति को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सा? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड या फिर इसी को बोलते हैं प्री द्रविडियन, और फिर द्रविड़। ठीक है, तो इसको जो है उरांव जनजाति को किस में शामिल किया गया है? याद रखिएगा, ये जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति ये द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? द्रविड़ से बिलोंग करता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और उरांव जनजाति चूंकि द्रविड़ में मुख्य रूप से आती है ना, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता रहा है कि उरांव जनजाति जो है किस प्रजातीय समूह के आधार से संबंध रखती है। उरांव जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंध रखती है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर दीजिएगा फटाफट, द्रविड़ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि उरांव अपने को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, उरांव अपने को कुरुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरांव अपने को कुरुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुख। ये जो है ना मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, VBI है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, और ये तो मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, बहुत बार पूछा है। ठीक है, अब आ जाइए आप कि उरांव जनजाति का समाज कैसा है। समझ गए ना, इसका समाज कैसा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है ना, उरांव जनजाति का जो समाज है ना, उसका सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो परिवार है। ठीक है, उरांव जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है सामाजिक व्यवस्था का? तो परिवार होता है, परिवार। ठीक है, आप लोग सभी को जानते हैं, संथाल में भी यही होता है, परिवार होता है। और हम लोग एक चीज क्या देख रहे हैं कि उरांव जनजाति का जो समाज है ना, वो कैसा है? तो प्रतिसत्तात्मक है। आप देख रहे हैं कि जनजातीय लोग का जो समाज है ये कैसा है? प्रतिसत्तात्मक है ना। आपको मैक्सिमम में प्रतिसत्तात्मक ही मिलेगा। मुख्य रूप से जो परिवार का मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है। समझ गए? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि उरांव जनजाति का बताइए कि उरांव जनजाति का जो है सो समाज कैसा था? प्रतिसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, या फिर दोनों था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर आना चाहिए प्रतिसत्तात्मक, वही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि हम लोग देखते आ रहे हैं, लास्ट क्लास भी कल हम लोग देखे थे कि संथाल जनजाति में गोत्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो आप मान के चलिए जितने भी जनजाति है उसमें गोत्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। समझ गए ना, खास करके विवाह के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक जो है
आप सांस्कृतिक महत्व के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो विवाह समय तो गोत्र को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि भाई समान गोत्र है का लड़का लड़की है या फिर अलग गोत्र का है। और गोत्र जो है सो आपका ऐसा नहीं कि जनजाति में ही हम लोग में भी जो है आपका गोत्र देखा जाता है कि भाई सेम गोत्र में तो शादी नहीं हो रहा है ना। और गोत्र का जो है सो विशेष महत्व दिया गया है, समझ गए। तो इसमें भी जो है आपका उरांव जनजाति में जो है गोत्र जो है का विशेष महत्व दिया गया है। और इसमें कुल 14 गोत्र पाया जाता है। कितना गोत्र पाया जाता है? तो 14 गोत्र मिलता है। ठीक है ना, 14 गोत्र, जिसमें से कुछ गोत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, जिसको आपको एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन में दे देता है कई बार। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट गोत्र को नाम याद रखेंगे, जैसे कि टोप्पो, कुजूर, एक्का, मेंज, उसके बाद आपका जो ये तिर्की, लिंडा, खलको, केरकेट्टा, है ना। ये सब जो गोत्र है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताएं, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टोप्पो, एक्का, कुजूर, तिर्की, मिंज, केरकेट्टा, खलको, लिंडा। ठीक है ना, ये सब जो गोत्र है, ये सब क्या है कि मुख्य रूप से, है ना, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए वो दे देता है। तो आप इसको एक दो बार पढ़ सकते हैं ताकि ऑप्शन में अगर आए तो एलिमिनेट कर लें आसानी से। ठीक है, अब देखिए ये गोत्र क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, गोत्र का क्या महत्व है। तो गोत्र का महत्व जो है सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अगर देखिएगा तो वो है विवाह। ठीक है ना, विवाह में जब भी विवाह तय किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है गोत्र, लड़का लड़की का गोत्र, कि समान गोत्र है या फिर अलग अलग गोत्र है। समान गोत्र होने पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है ना, एकदम ध्यान रखिएगा, समगोत्रीय विवाह क्या है, वर्जित है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, यानी कि समान गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जनजाति में समगोत्रीय विवाह को वर्जित किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए तो सवाल है कि जो है समगोत्रीय विवाह नहीं होगा, ठीक है भाई, अलग अलग गोत्र होगा तो शादी होगा। ठीक है, कितना शादी हो सकता है, तो सामान्यतः जो है उरांव जनजाति में भी एक ही शादी को मान्यता दिया गया है कि भाई आप एक ही शादी कर सकते हैं। ठीक है ना, बट विशेष परिस्थिति में, ठीक है, विशेष परिस्थिति में जो लड़का होता है ना, वर जो होता है, उसको एक से ज़्यादा शादी करने का, ठीक है ना, छूट दिया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ वैसा ही परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है तो पति जो है वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आप जैसा कि देखे थे कल संथाल जनजाति में, तो संथाल जनजाति में भी जो है आपका बाल विवाह निषेध है, वर्जित है। तो यहाँ पर भी जो है सो आपका बाल विवाह जो है ना, उरांव समाज में वो क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध है बाल विवाह पे, यानी कि बाल विवाह नहीं होता है, बाल विवाह नहीं होता है। यानी कि इन लोगों का समाज आप देख सकते हैं विकसित है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सोच के मामले में एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि विकसित है, समझ गए। तो बाल विवाह यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से विवाह से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछेगा कि उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह बताइए, यानी कि उरांव जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह कौन सा है। तो याद रखिएगा कि उरांव जनजाति में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह, तो इसको आयोजित विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोजित विवाह। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोजित विवाह बोलते हैं। यानी कि उरांव जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, आयोजित विवाह। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि भाई ये आयोजित विवाह क्या होता है ना, आयोजित विवाह क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। जैसे विवाह का आयोजन होता है, ठीक है ना, तो विवाह तो हर एक विवाह में आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आयोजित विवाह क्या, आयोजित क्यों नाम रखा गया है। तो भाई याद रखना कि इस विवाह में जो है ना, वर पक्ष के सामने जो है ना, इसमें जो है विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। ठीक है ना, और विवाह में ध्यान रखना इस पॉइंट को, विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। ठीक है ना, विवाह में क्या होता है, वर पक्ष को क्या देना पड़ता है, वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, वधू मूल्य देना पड़ता है। ठीक है ना, और ये जो वधू मूल्य है ना बाबू, इसका जो है अलग अलग जनजातीय भाषा में या अलग अलग जनजाति में
अलग अलग नाम होता है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं। मेनी टाइम्स रिपीटेड है, समझ गए ना। अगर आपको पता है तो फटाफट बता दीजिए कमेंट में कि संथाल को क्या बोलते हैं और मुंडा में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं। संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं और मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं। समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रखना कि संथाल जनजाति में जो है वधु मूल्य को पोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोन। और मुंडा में क्या बोलते हैं? मुंडा में क्या बोलते हैं? तो गोनोंग टका बोलते हैं। गोनोंग टका बोलते हैं, है ना। दोनों क्वेश्चन आपका VVI है, मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। अभी आप लोग देख रहे हैं कि JSSC का जो है सो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है सरकार की तरफ से कि भाई JSSC का वैकेंसी डालो, वैकेंसी निकालो, है ना। कितना सारा पोस्ट है, 1 लाख से ऊपर पोस्ट है ना। तो अगर आप जब भी इस सब का वैकेंसी आएगा, उम्मीद करते हैं जल्दी ही आएगा, सरकार तो बोल रहा है कि भाई 1 महीना के अंदर जो है तो आप नोटिफिकेशन दीजिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वैकेंसी आएगा। और आपका झारखंड का एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं तो झारखंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, समझ गए ना। चाहे वो JPSC हो या JSSC हो, क्योंकि झारखंड में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, है ना, और इसका वेटेज भी आप लोग जानते हैं कि अच्छा खासा रहता है। इस सेक्शन में अगर अच्छा स्कोर कर देते हैं तो आप जो है ना लीड लीजिएगा दूसरे से, कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स स्टूडेंट से तो डेफिनेटली ले लीजिएगा लीड, और अपने स्टेट्स के बच्चे से भी इसमें आप लीड ले सकते हैं, है ना। क्योंकि झारखंड सभी का बहुत अच्छा नहीं होता। अब उरांव जनजाति आप 10 मिनट में भी यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिएगा, 5 मिनट में भी उरांव जनजाति खत्म, समझ गए ना। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। तो एक बार ना जितना भी कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं, जितना भी क्लास हम फ्री में अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, सबको एक बार एकदम अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। झारखंड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मेरे क्लास अटेंड करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आयोजित विवाह आप लोग समझ गए कि आयोजित विवाह किसको बोलते हैं। तो इस विवाह में क्या होता है कि वर पक्ष के पास विवाह का प्रस्ताव लेके जाया जाता है और वर पक्ष जो है इस विवाह में क्या करते हैं तो वधु मूल्य देते हैं लड़की वाले पक्ष को, है ना, वधु मूल्य देते हैं, ठीक है। एक और विवाह यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट है, समझ गए। उस विवाह का नाम नोट कीजिएगा सेवा विवाह। इस विवाह का नाम नोट कीजिएगा सेवा विवाह, ठीक है। तो उरांव जनजाति में सेवा विवाह का भी प्रचलन जो है आपका काफी था, ठीक है ना। तो इस विवाह में क्या होता है भाई, सेवा विवाह में क्या होता है आप लोग जानते हैं। सेवा का मतलब क्या होता है, सेवा करना, समझ गए ना। तो इस जनजाति में जो है आपको जो भावी वर होते हैं, यानी कि जो लड़का होता है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है तो वधु पक्ष के पास जो है, भावी वधु के पास, यानी कि जिससे शादी होने वाला रहता है, लड़की के पास भेज दिया जाता है उसके परिवार में, और वहां पर वो उसका जो है सो सेवा करता है, उसके परिवार का क्या करता है, सेवा करता है, समझ गए ना। तो ये होता है आपका सेवा विवाह। लेकिन अगर वर्तमान समय के संदर्भ में बोले, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में ना सेवा विवाह का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। ये विवाह जो है लगभग समाप्त हो गया है, समझ गए ना। यानी कि सेवा विवाह अभी जो है उरांव जनजाति में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए कि क्या उरांव जनजाति में जो है तो विधवा विवाह होता है ना। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। किसका प्रचलन है भाई, विधवा विवाह का, ठीक है। विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या उरांव जनजाति में तलाक भी होता है। इनका जो है सो समाज में जो है ना, तलाक का भी प्रथा है, याद रखिएगा, तलाक का भी प्रथा है, ठीक है ना, तलाक का भी प्रथा है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या उरांव जनजाति में गोदना का भी प्रथा है, याद रखिएगा, गोदना का भी प्रथा है, समझ गए ना, गोदना का भी प्रथा है, समझ गए। यानी कि आपको क्या बताया कि उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा, विधवा विवाह की प्रथा तथा तलाक की प्रथा का भी प्रचलन है, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ रहेगा ना, नोट्स बनाया हुआ रहेगा, रिवीजन करके जाइएगा, टिक करके आइएगा, सही, समझ गए ना। लेकिन
कंटेंट आपके नोट्स में होना चाहिए। आमतौर पे होता क्या है ना कि सभी कोई का जो कमेंट आता है एग्जाम के बाद कि सर पढ़ के तो सब कुछ गए थे लेकिन पता नहीं पूछा कहाँ से। तो भाई आप अगर 5-10 मिनट का वीडियो देखिएगा, 5-10 मिनट का शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाइएगा और उम्मीद कीजिएगा पूरा क्वेश्चन वहीं से आ जाए, तो कहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। समझ गए ना। हम यहाँ पर आज के क्लास में आपको मैक्सिमम कंटेंट दे रहे हैं उराव जनजाति का, फिर भी 100% नहीं बोलेंगे क्योंकि 100% कुछ होता ही नहीं है, बट आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैक्सिमम भाई आना चाहिए यहाँ से। समझ गए ना, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग कवर किए। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि उराव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में, समझ गए ना, उराव जनजाति का जो समाज है, ठीक है ना, सामाजिक व्यवस्था में दो चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समझ गए ना। एक आपका है धूमकुड़िया और दूसरा आपका है क्या चीज, अखड़ा। क्या क्या बताएं, धूमकुड़िया, एक आपका बताया धूमकुड़िया और दूसरा क्या बताया भाई, अखड़ा। समझ गए ना। ये दोनों का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सामाजिक व्यवस्था में। समझ गए ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई धूमकुड़िया क्या होता है, तो सबको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, धूमकुड़िया मतलब युवा गृह। समझ गए ना। धूमकुड़िया मतलब युवा गृह, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। बट इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं धूमकुड़िया को, आपको मजा आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि यहाँ से जो क्वेश्चन फॉर्म होगा ना वो आप बना लीजिएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक लाइन में पढ़िएगा धूमकुड़िया युवा गृह को बोलते हैं, है ना। तो फिर जो है सो आपका क्वेश्चन कभी पकड़ेगा कभी नहीं पकड़ेगा, वो क्वेश्चन डेट डालेगा तो। बट यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन हमेशा जेपीएससी और जेएसएससी पूछा है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह आएगा कि भाई धूमकुड़िया बोलते हैं किसको हैं, तो सेट कर लीजिएगा माइंड में कि धूमकुड़िया जो है ना, यह जो है एक साधारण सा घर होता है, बहुत कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ धूमकुड़िया नाम से तो बहुत खतरनाक टाइप का लग रहा है, ठीक है ना। बट माइंड में सेट कर लीजिए ये क्या है, एक साधारण सा घर होता है। समझ गए ना। जहाँ पर उराव जनजाति के युवक तथा युवतियों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। समझ गए ना। क्या होता है, एक छोटा सा घर होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, उराव जनजाति का जो युवक एवं युवती होता है उसको शिक्षण प्रशिक्षण का दिया जाता है। समझ गए। कहीं कहीं पर इसको बोला जाता है उराव जनजाति की सामाजिक संस्था, ठीक है ना। उराव जनजाति की सामाजिक संस्था, है ना, के रूप में भी इसको परिभाषित किया गया है, बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे समाज क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है तो क्या लड़का लड़की का साथ में होता है, क्या धूमकुड़िया दोनों के लिए एक ही होता है, तो भाई दोनों के लिए अलग अलग होता है। समझ गए ना। धूमकुड़िया में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। समझ गए ना। लड़कों और लड़कियों के लिए धूमकुड़िया में अलग अलग प्रबंध होता है। समझ गए ना। और लड़का का जो धूमकुड़िया होता है, समझ गए ना, लड़का का जो धूमकुड़िया होता है मतलब युवा गृह होता है ना, उसको बोलते हैं जोंक एरपा। क्या बोलते हैं, जोंक एरपा। ध्यान रखिएगा। लड़का का जो युवा गृह होता है उसको क्या बोलते हैं, लड़का का युवा गृह, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, लड़का का युवा गृह, युवा गृह, इसको बाबू बोलते हैं जोंक एरपा, जोंक एरपा, ठीक है, इसको बोलते हैं जोंक एरपा। अब देखिए जोंक एरपा के अलावा भी एक नाम है, ठीक है ना, उस नाम को बोलते हैं धांगर कुड़िया। क्या बोलते हैं, धांगर कुड़िया। ध्यान रखिएगा, जोंक एरपा बोल सकते हैं या फिर इसी को बोलते हैं धांगर, धांगर कुड़िया, धांगर कुड़िया बोलते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, जोंक एरपा या फिर धांगर कुड़िया। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई लड़की लोग का जो युवा गृह होता है, लड़की लोगों का जो धूमकुड़िया है उसका भी कुछ नाम है क्या, तो याद रखिएगा लड़की लोगों का जो युवा गृह है यानी कि वैसा स्थान जहां पर उन लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेल अरपा। लड़की लोगों का युवा गृह को बाबू क्या बोलते हैं, लड़की लोगों का युवा गृह को बोलते हैं पेल अरपा। क्या बोलते हैं, पेल एरपा बोलते हैं, पेल एरपा, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब जो ये आपका युवा गृह है, क्या इसका भी कोई मुखिया होता होगा ना, कौन कंट्रोल करेगा, इतना सारा छोटा छोटा बच्चा लोग जो है सो आपका है ना धूमकुड़िया में, उसको कंट्रोल करने के लिए तो कोई चाहिए, उसका तो कोई हेड होता होगा। तो याद रखना, ठीक है ना, याद रखना
कि इसका भी क्या होता है, हेड होता है। और जो जोंक एरपा होता है, जोंक एरपा क्या होता है बाबू, तो जोंक एरपा जो होता है वो क्या होता है, लड़कों लोगों का युवागृह होता है, लड़कों लोगों का धूमकुड़िया होता है। और इसका जो है आपका जो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं धांगर। क्या बोलते हैं, जोंक एरपा का देखभाल करता है उसको महतो या फिर धांगर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, महतो, उसको महतो बोलते हैं या धांगर बोलते हैं। समझ गए ना, महतो या धांगर बोलते हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई महिला लोगों का जो है ना, युवतियों लोगों का जो युवागृह है उसका भी कोई प्रदान होता होगा, उसका भी कोई देखभाल के लिए होता होगा। तो उसका देखभाल के लिए जो होता है उसको बोलते हैं बड़की धांगड़िन। इसका धांगर, इसका क्या बोलते हैं बाबू, बड़की धांगड़िन, बड़की धांगड़िन। ठीक है, बड़की धांगड़िन। ठीक है, अब देखो आप तो ये समझ गए कि भाई युवागृह होता है धूमकुड़िया, है ना, इसमें शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया होता है ना। और आप ये भी समझ गए कि भाई लड़का के लिए अलग होता है जिसको पेल एरपा, जिसको जोंक एरपा बोलते हैं या धांगर कुड़िया बोलते हैं। और इसका जो प्रधान होता है ना, जोंक एरपा का, उसको बोलते हैं धांगर, है ना, या फिर महतो उसका हेड होता है। और जो पेल एरपा होता है जो लड़की लोगों के लिए होता है तो उसका जो हेड होता है उसको बड़की धांगड़ी बोलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा ये कि भाई ये जो धूमकुड़िया है इसमें किस उम्र के बच्चे लोगों का एडमिशन होता है, किस उम्र के बच्चे लोगों को इसमें सदस्यता दी जाती है ना, इसमें बुलाया जाता है, इसमें शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना इसमें 10 से 12 वर्ष के बच्चे लोगों का प्रायः जो है सो क्या होता है, प्रवेश होता है। कितना, 10 से 12 वर्ष के बच्चों का इसमें प्रायः प्रवेश होता है। तो आप बोलिए कि भाई इसमें क्या हमेशा प्रवेश होता है, जब चाहो एंट्री ले लो, जब चाहो धूमकुड़िया का सदस्य बन जाओ, क्या ऐसा होता है? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या, ध्यान रखना, सरहुल का जब समय आता है ना तो सामान्यतः सरहुल के समय में जो है ना धूमकुड़िया में प्रवेश का अनुमति दिया जाता है। यानी धूमकुड़िया में आपको सदस्यता कब दिया जाता है पूछेगा तो क्या बोलिएगा, सरहुल के समय में सामान्यतः दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए, आपके दिमाग में आएगा कि भाई 10-12 साल की उम्र में तुमको एंट्री मिला, क्या तुमको जिंदगी भर इसमें एंट्री मिलेगा, है ना, क्या तुम जिंदगी भर के लिए सदस्य बन गए हमेशा के लिए? तो नहीं भाई, हमेशा के लिए सदस्य नहीं बने। ध्यान रखना, हमेशा के लिए सदस्य नहीं बनते हो। जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तक जो है तो तुम इसमें एंट्री तुम्हारा वैध रहेगा। विवाह के उपरांत, ध्यान रखना, विवाह के उपरांत धूमकुड़िया की सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। समझ गए ना, स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप धूमकुड़िया का सदस्य नहीं रहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। डेप्थ में अगर क्वेश्चन घुसेगा ना, पूछेगा ना आपसे, तो यही सब क्वेश्चन डालेगा। समझ गए ना, अंडरस्टैंडिंग वाला। और फैक्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप गेस भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए स्टोरी वाइज में सब कुछ बता रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग समझा रहे हैं। बस ध्यान से समझ लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए। एक बार अभी देख लिए, नोट्स बना लिए, एक बार एग्जाम के टाइम में देख लीजिएगा, कहानी खत्म, सबका सब क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। समझ गए ना। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टेस्ट वगैरह सब चल रहा है उस सबको बनाइएगा। आप लोग को पता ही है कि हम लोग का एक ऐप है दास सर ऑफिशियल। दास सर ऑफिशियल ऐप को जरूर से इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर से, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारा टेस्ट, जेएसएससी टेस्ट भी या जेपीएससी टेस्ट भी झारखंड का, है ना, प्लस जेएसएससी के लिए मैथ्स का, रीजनिंग का टेस्ट और क्वेश्चन प्लस रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, ये सब आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल मिलेगा, है ना। ढेर सारा हम जो है से अवेलेबल है। तो आप जो है ना काइंडली जो है उसको इंस्टॉल कीजिए और जो भी वहाँ पर अवेलेबल है उसका जो है सो फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आप लोगों के लिए ही जो है सो ऐप को डेवलप किया गया है, आप लोगों के लिए ही जो है सो इतना मेहनत किया जा रहा है ना। तो आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, क्योंकि अगर आपके काम का है तो आपको करना ही चाहिए, है ना, ताकि आपको लेटेस्ट जो है सो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। बट वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी फ्रेंड्स आपके लिंक में हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना हमारे रीच में आए, है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फायदा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग धूमकुड़िया के बारे में बात कर रहे थे कि विवाह के उपरांत जो है धूमकुड़िया की सदस्यता जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछेगा
तो और आपसे अगर पूछेगा कि उरांव जनजाति की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, तो सामाजिक संस्था के रूप में भी जो है सो धुमकुड़िया को परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई धुमकुड़िया में तो एडमिशन मिल गया, सदस्यता मिल गया, लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें किया क्या जाता है, किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो याद रखना, धुमकुड़िया में, ठीक है ना, युवक एवं युवतियों को, धुमकुड़िया में युवक एवं युवतियों को गीत हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, शिकार हो गया, समझ गए ना, और जो भी इसका सांस्कृतिक पहचान है अपना, है ना, उसका जो है सो आपका, जैसे आपका रीति रिवाज हो गया उरांव जनजाति का, है ना, परंपरा हो गया, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। समझ गए आप धुमकुड़िया में क्या होता है, किस चीज का प्रशिक्षण दिया होता है ना, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, उरांव जनजाति में और क्या क्या पढ़ना है। इसका धार्मिक व्यवस्था कैसा है जानते हैं, इसका अर्थव्यवस्था जानते हैं, है ना, और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं उरांव जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। अभी तक हम लोग सामाजिक व्यवस्था देखे, है ना, सामाजिक व्यवस्था में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, इसके विवाह के बारे में समझे, धुमकुड़िया के बारे में समझे। अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है उरांव जनजाति की सर्वप्रमुख देवता। समझ गए ना, उरांव जनजाति की सर्वप्रमुख देवता के बारे में पूछा जाता है, सर्वप्रमुख देवता, ठीक है ना, सर्वप्रमुख देवता। तो आप लोग का आई थिंक सो नाम पता होगा, है ना, मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आया भी है, आप लोग को मिला भी होगा, है ना। सर्वप्रमुख देवता कौन है, तो धर्मेश है। सर्वप्रमुख देवता कौन सा है, तो धर्मेश है ना, आप लोग को पता होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है कि ये सर्वप्रमुख देवता धर्मेश है ना, ये किसका प्रतिरूप है। तो याद रखिएगा, ये जो धर्मेश है ना, इसी को सिंह बोंगा ही बोला जाता है। समझ गए, धर्मेश को क्या बोला जाता है, सिंह बोंगा ही बोला जाता है। और ये जो धर्मेश है या फिर सिंह बोंगा है ना, इन देवताओं को सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। किसका प्रतिरूप माना जाता है, धर्मेश या फिर सिंह बोंगा भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है ना, सिंह बोंगा, इसको बाबू क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सूर्य का प्रतिरूप। ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रतिरूप होते हैं, सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, क्लियर। इसके अलावा, धर्मेश के अलावा, ठीक है ना, कुछ और प्रमुख देवी देवता हैं, है ना, जिसके बारे में जो है सो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि पहाड़ के देवता, ठीक है, उरांव जनजाति में पहाड़ के देवता का नाम क्या है, तो पहाड़ के देवता को मरांग बुरु बोलते हैं। पहाड़ के देवता को क्या बोलते हैं, मरांग बुरु, नाम याद रखिएगा। ग्राम देवता का नाम क्या है, तो ग्राम देवता को ठाकुर देव बोलते हैं। ठीक है, ग्राम देवता क्या बोलते हैं, ठाकुर देव बोलते हैं। कुल देवता का नाम क्या है, तो कुल देवता का नाम पूर्व जातमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व जातमा। ठीक है, उसके अलावा पूछ सकता है सीमांत देवता का नाम बताइए। सीमांत देवता का नाम है डेहवार। सीमांत देवता का नाम डेहवार। 4 टाइम बताए, मरांग बुरु पहाड़ देवता, ठाकुर देव ग्राम देवता, पूर्व जातमा कुल देवता को बोलते हैं, और डेहवार सीमांत देवता को बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में ABCD मैच करने के लिए भी दे देता है ना। तो अगर सही से याद रहेगा बना दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत सलत करके आइएगा। समझ गए ना। और JSSC एग्जाम जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, एक भी गलत करना मतलब जो है सो काफी लॉस हो जाना। समझ गया। अब जहाँ पर धार्मिक व्यवस्था के तहत हम लोग तो समझ लिए कि भाई भगवान कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या क्या है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सरना। ठीक है ना, सरना किसको बोलते हैं, सरना। तो आप लोग सरना जानते ही होंगे, है ना, सभी कोई। सरना किसको बोलते हैं बाबू, तो सरना जो है ना उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल होता है। सरना क्या होता है, मुख्य पूजा स्थल। ठीक है, पूजा स्थल। और जरूरी नहीं है कि इसी में बहुत सारे जनजाति में पूजा स्थल को सरना बोला जाता है ना, जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, अब पूजा पाठ करने के लिए जो गांव में है ना एक स्थल है जहाँ पर सरना है, जहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा। ठीक है ना, तो ये पूजा पाठ जो करेंगे, जो धार्मिक प्रधान होंगे, उसको क्या बोलते हैं, है ना। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि उरांव जनजाति में, है ना, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं। याद रखिएगा, गांव के धार्मिक प्रधान, ठीक है, धार्मिक प्रधान को पाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पाहन, ठीक है। और हर एक जगह है ना, पाहन तो आपका हेड हो गया, अब पाहन का हेल्प करने के लिए भी क्या कोई आदमी होता है, याद रखिएगा। पाहन का जो सहयोगी होता है उसको पुजार बोलते हैं। पाहन का सहयोगी को क्या बोलते हैं, सहयोगी को, पाहन के सहयोगी को क्या बोलते हैं, तो पुजार बोलते हैं, पुजार बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार ताकि ये सब चीज याद रहे, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है शासन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है शासन, ठीक है। ये जो शासन है ना, ये शासन व्यवस्था वाला शासन नहीं है, ठीक है। ये जो शासन है ना, शासन व्यवस्था वाला शासन नहीं है। शासन उस वह स्थान होता है, समझ गए ना, शासन जो है वैसा स्थान होता है जहाँ पर सबको दफनाया जाता है, समझ गए ना। शासन वैसा स्थान होता है जिसको, जहाँ पर क्या किया जाता है, तो सबको दफनाया जाता है। इसीलिए पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान के रूप में शासन को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, उरांव जनजाति के पूर्वजों के आत्मा का निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा शासन, आंसर हो जाएगा शासन। शासन में बेसिकली क्या होता है, तो सबों को दफनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि वर्ष में एक बार, ठीक है ना, साल में एक बार जो है आपका जनवरी के महीना में, मान के चलिए जनवरी के महीना में, ठीक है ना, हरबोड़ा संस्कार होता है। क्या होता है, हरबोड़ा संस्कार, ठीक है। हरबोड़ा संस्कार आपसे पूछ सकता है कि हरबोड़ा संस्कार जो है ना, हरबोड़ा संस्कार जो है कौन सा जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा हरबोड़ा संस्कार जो है आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हरबोड़ा संस्कार किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा उरांव जनजाति से संबंधित है, ठीक है। अब ये हरबोड़ा संस्कार क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे पूछेगा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हरबोड़ा संस्कार क्या होता है, क्योंकि बिना किसी चीज के बारे में जाने उसको रटना मुश्किल होता है, आदमी भूल जाता है, समझ गया ना। तो याद रखिएगा कि वर्ष भर में जितना भी आदमी मरता है ना, उसका हड्डी को है ना नदी में निक्षेपित किया जाता है। हड्डी को किस में निक्षेपित किया जाता है, नदी में, है ना। तो नदी के लिए यहाँ पर एक वर्ड है गोत्र खुदी, ठीक है। हड्डी को किस में निक्षेपित किया जाता है, तो गोत्र खुदी। गोत्र क्या बताएं आपको, गोत्र खुदी, ठीक है। गोत्र खुदी में क्या किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है, मतलब नदी में निक्षेपित किया जाता है, ठीक है। गोत्र खुदी यानी कि नदी में निक्षेपित किया जाता है हरबोड़ा संस्कार में। हरबोड़ा संस्कार क्या बताएं कि वर्ष में एक बार जितने भी आदमी जो है मरते हैं, है ना, उन सभी का हड्डी को गोत्र खुदी में क्या किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। आपसे पूछेगा सामान्यतः उरांव जनजाति में हरबोड़ा संस्कार कब मनाया जाता है, याद रखिएगा जनवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हरबोड़ा संस्कार, तो जनवरी माह में मनाया जाता है, जनवरी माह में। देखिए एकदम डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं, आप समझ भी पा रहे हैं, और इसको याद रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है, समझ गए ना, अगर आप सिस्टम से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका आर्थिक व्यवस्था के तहत। तो आर्थिक व्यवस्था में जो है आपका, अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग बात करें तो उरांव जनजाति भी क्या अस्थायी कृषक बन चुका है, समझ गए ना। उरांव जनजाति क्या आज डेट में अस्थायी कृषक बन गया है, और ये भी क्या करता है, मोटा अनाज को उत्पादन करता है। तो झारखंड में रहता है, झारखंड में तो मोटा अनाज ही होता है या फिर तिलहन दलहन होता है, समझ गए ना। तो ये भी मोटा अनाज हो गया, चावल बाजरा तिलहन दलहन, समझ गए ना, इस सब क्या करता है, ये उत्पादन करता है ये लोग, ठीक है। यहाँ से एक और जो है सो जो है आपका क्वेश्चन फेमस है, जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जनजातियों के चावल से बनाए गए शराब को क्या कहते हैं। जनजातीय समाज में चावल से बनाए गए शराब को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा चावल से बने शराब जो होता है ना, चावल से बने शराब, है ना, इसको बोलते हैं हड़िया, इसको बोलते हैं हड़िया, ठीक है। और ये जो हड़िया होता है ना, ये जो हड़िया होता है इनका प्रिय पेय पदार्थ होता है, समझ गए ना। यानी कि आपसे पूछेगा जनजातियों में प्रिय पेय कौन सा है, तो आप हड़िया आंसर कर सकते हैं, हड़िया राइट आंसर होगा, समझ गए। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उरांव जनजाति के लोग जो हैं वो बंदर का मांस नहीं खाते हैं। किसका मांस नहीं खाते हैं, तो बंदर का मांस नहीं खाते हैं, बंदर का मांस नहीं खाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका था इसका धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। अब हम लोग समझ लेते हैं उरांव जनजाति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको हमेशा क्वेश्चन
पूछता है जिससे। जैसे कि उरांव जनजाति में अगर पूछेगा आपका प्रमुख त्योहार कौन कौन सा, याद रखिएगा प्रमुख त्योहार कर्मा और सरहुल है। वैसे तो ढेर सारा त्योहार है, बट प्रमुख त्योहार का बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रमुख त्योहार में हम लोग बात करेंगे कर्मा और सरहुल। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे त्योहार है, बट कर्मा सरहुल प्रमुख त्योहार में आप गिन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अखड़ा। अखड़ा किसको बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है? अखड़ा। ठीक है, अखड़ा किसको बोलते हैं भाई? अखड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। आप लोगों को पता होगा कि अखड़ा क्या होता है ना। गांव में अखड़ा जो है आपका ऐसा स्थल होता है जहाँ पर पंचायत का बैठक होता है, समझ गए ना। अखड़ा में क्या होता है? पंचायत का बैठक होता है, प्लस गांव का जो युवक युवती होता है उन लोगों का नाच गान का जो है ना का केंद्र भी वही है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि उरांव जनजाति का सांस्कृतिक केंद्र जो है ना, सांस्कृतिक केंद्र भी जो है आपका अखड़ा होता है, समझ गए ना। क्योंकि नाच गाना सब जो है वहाँ पर युवक युवती जो है नाच गान संगीत का कार्यक्रम जो है फेस्टिवल में या फिर जब कभी भी तो अखड़ा में करते हैं, समझ गए। तो अखड़ा आपका जो है सो आप लोग समझ गए होंगे कि अखड़ा क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि उरांव जनजाति का लोग त्योहार के समय में, ठीक है ना, इस जनजाति का लोग जो है उरांव जनजाति का लोग त्योहार के समय में जब भी जैसे सरहुल हुआ, कर्मा आया, ठीक है ना, इसमें एक विशेष प्रकार का जो है ना वस्त्र पहनते हैं, समझ गए ना। विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। तो इसमें जो पुरुष के द्वारा वस्त्र पहना जाता है, पुरुष के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है, पुरुष के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको बोलते हैं करैया, उसको करैया बोलते हैं। ठीक है, पुरुष के द्वारा जो जो ड्रेस पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? करैया बोलते हैं। ठीक है, और महिला के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको खंडरिया बोलते हैं। महिला के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? खंडरिया। क्या बोलते हैं? याद रखिए, खंडरिया, खंडरिया बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, खंडरिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है पसरी प्रथा। पसरी प्रथा जो है कौन से जनजाति में प्रचलित है ना। यानी कि पसरी प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? याद रखिएगा, उरांव जनजाति में पसरी प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पसरी प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? याद रखिएगा, उरांव जनजाति में है। ठीक है, पहले आपका इस जनजाति में पाचा पद्धति का प्रचलन था। पाचा पद्धति का भी प्रचलन जो है, पाचा पद्धति का भी प्रचलन इस जनजाति में पहले था, समझ गए ना। अभी पसरी प्रथा क्या होता है भाई? इसमें जो है ना आपको इसमें इस प्रथा के अंतर्गत जो है आपको किसी को हल बैल दे करके मदद करने के बदले में खेत जोतने कोड़ने में सहायता जो है आपको दिया जाता है, समझ गए ना। और इसका मेहनत के बदले उसका विनिमय होता है, समझ गए, पसरी प्रथा में। इसके अलावा एक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो ये है कि वर्तमान समय में एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो उरांव जनजाति लोग शिकार नहीं करता है, समझ गए ना। शिकार नहीं करता, पहले शिकार पे डिपेंडेंट था, है ना, शिकार करता था खूब। लेकिन अब के आज की डेट में अगर बात करें तो उरांव जनजाति लोग का जो है ना शिकार करना पेशा नहीं है, अब शौक बना लिया है। पहले पेशा था, जीवन यापन का साधन था, समझ गए ना। लेकिन अभी क्या है, एट प्रेजेंट पेशा नहीं है, शौक है, समझ गए ना। और ये प्रतिवर्ष प्रत्येक साल जो है आपका बैसाख महीना में विषु संद्रा, ध्यान रखिएगा, बैसाख में विषु संद्रा, ठीक है ना। 3 बार साल में जो है सो शिकार का फेमस टाइम है। एक आपको बताया बैसाख में विषु संद्रा, दूसरा फागुन में फागु संद्रा, ठीक है, फागुन में आपका है फागु संद्रा, ठीक है ना। और तीसरा आपका जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, समझ गए ना, कि जेठ में जेठ शिकार, समझ गए ना। तीसरा आपका कौन सा है? जेठ शिकार, ठीक है, ये आपका फेमस है, ठीक है ना, शिकार के मामले में, ठीक है। यानी कि आपको क्या बताएं कि वर्तमान समय में जो है सो आपका इन लोगों का मुख्य पेशा जो है, इन लोगों का पेशा जो है शिकार नहीं रह गया है, इन लोगों का क्या बन गया है? तो शौक बन गया है, समझ गए। तो ये था दोस्तों उरांव जनजाति संबंधित कंप्लीट क्लास, जिसमें हम लोग ईच एंड एवरीथिंग कवर करने का कोशिश किए हैं। आई होप कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है वीडियो को, है ना,
अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए है ना, और फ्री टेस्ट सीरीज देने के लिए है ना, हमारे ऑफिशियल ऐप जो आपका प्ले स्टोर में मिलेगा, दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिए, ताकि आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको जो है सो ऐप पर मिल जाएगा, और साथ में अगर रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह सब देखना चाहते हैं तो वो सब भी ऐप पर अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कुछ न्यू कंटेंट, शानदार टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।